राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, है ना। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपका, जैसा कि आप जो है यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, उसकी जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले जो है आपका ये जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके मार्गदर्शन में बनी है? तो ये जो है आपका यहाँ पर जो कि मेंशन किया गया है, हमने लगभग चीज़ें मेंशन की हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो मेंशन ना हो, है ना। जैसे ये देखिए, आपका ये जो अप्रूवल इसको मिला वो किससे मिला है? यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ऑन 20 जुलाई 2020 को, ठीक है। 2020 में इसको संसद से मान्यता मिल गई थी। आपका जो ये है आपका यूनियन कैबिनेट है, उससे मान्यता मिल गई थी। लेकिन इसके पीछे जो है, ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का प्रोसेस था या एक दिन में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हो गया। एक दिन में नहीं हो पाया, बहुत समय लगा इस पे। 2017 को एक जो है समिति गठित की गई थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तर्ज पर ही विकसित करने की बात की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे के कस्तूरी रंगन, जो कि भूतपूर्व इसरो के चेयरमैन रहे। उनको जो है इस उनकी अध्यक्षता में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बनाने का प्रयास किया गया। और इसमें जो है उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात किया। और ये जो है पहली बार 2017 में यह समिति गठित की गई और उसने 2019 में कैबिनेट के सामने इसको प्रस्तुत किया। और इसको जो अप्रूवल मिला वो जो है 29 जुलाई 2020 को, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन रहे? तो के कस्तूरी रंगन जो है इसके अध्यक्ष रहे, ओके। इसको जो है आपका द न्यू पॉलिसी रिप्लेस द प्रीवियस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, उसको रिप्लेस करके जो है इसको बनाया गया था, ठीक है। उसका ये स्थान लेगा, है ना। इसमें बहुत सारी, हम केवल उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, ओके। द पॉलिसी एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज एजुकेशन सिस्टम बाई 2040। ये 2040 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ढक गया है। 2040 तक जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो आपका भारतीय शिक्षा प्रणाली है, उसमें पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाएगा। कब तक? आपका 2040 तक। यानी पूरी तरीके से अगर आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसको कब तक लागू किया जा सकेगा? पूरा 2040 तक, ओके। चलिए, 2040 तक इसको जो है पूरी तरीके से लागू किया जा सकेगा। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसको लाने के पीछे का क्या लॉजिक रहा? क्यों जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्यों लाने का प्रयास किया गया? उसके पीछे का देखिए, वो ऐसा नहीं है कि जो पुरानी शिक्षा नीति थी वो खराब थी। पुरानी शिक्षा नीति भी अच्छी थी, लेकिन उसको फिर भी उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें रही होंगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनमें सुधार करने की ज़रूरत थी, शिक्षा को अपग्रेड करने की ज़रूरत थी, समय के साथ उसको जोड़ने की ज़रूरत थी। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई और उसका विज़न था आपका भारत केंद्रीय शिक्षा प्रणाली का जो विज़न रहा वो ये था कि भारत केंद्रीय शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है, जो सभी को उच्च गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी, जिससे भारत वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन पाएगा। ये इसका विजन रहा, ओके। अब चलिए हम लोग सीधे चलेंगे। बहुत सारा इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो इसका पीडीएफ आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो है, जो कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में क्या उद्देश्य रहे हैं, क्या मौलिक सिद्धांत रहा है, किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई है, वो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। तो वो सब आप अपने से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो उस चीज़ को हम स्किप करके सीधे आगे बढ़ रहे हैं। एक एक सेकंड रुक जरूर जा रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
ये जो शिक्षा प्रणाली को 3-4 भागों में बांटा गया है, तो एक एक करके भी हम लोग आगे देखेंगे। उच्च शिक्षा, इसके बाद आपका अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं, व्यावसायिक शिक्षा जिसमें आएगा, प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना हो जाएगा, है ना। भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति का संवर्धन हो जाएगा, प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा प्रौद्योगिकी का न्याय संगत उपयोग और निश्चितताकरण। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो है यहाँ पे स्कूल शिक्षा के बारे में बात करते हैं, है ना। स्कूल शिक्षा, स्कूल शिक्षा, ओके। स्कूल शिक्षा आपका क्या है, देखिए यहाँ पर जो है, जो स्कूल का स्ट्रक्चर रहा, जो विद्यालय स्ट्रक्चर था, जो कि पहले क्या एग्जिस्ट करता था, 10+2 का स्ट्रक्चर हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता था। ठीक है, 10+2 का जो ओल्ड स्ट्रक्चर था हमारा, क्या था, 10+2 का था, जो कि 6 से 18, 6 वर्ष की आयु में शुरू होता था और 18 वर्ष की आयु तक ये चलता था। ठीक है, यानी ये जो है कितने वर्ष की आयु में शुरू होता था, 6 वर्ष की। क्लास वन में बच्चा एडमिशन लेता था और क्लास 12 तक की जो एजुकेशन होती थी वो कितने वर्ष में होती थी, जब बच्चा 6 वर्ष का होता था क्लास 1 में एडमिशन लेता था, और जब वो 18 वर्ष का हो जाता था तो वो क्लास 12 पास करता था। ठीक है, यानी आपका जो क्लास 1 में उसको जो है उसकी जो एजुकेशन स्टार्ट होती थी वो क्लास 1 में स्टार्ट होती थी, और इसका जो स्ट्रक्चर था 10+2 था। ठीक है, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो इसका स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 5+3+3+4। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछे जाने की 100% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 100% है। ओके, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5+3+3+4। ओके, एक तो आपका ये है। दूसरा जो है, जो इसकी 5, और इसको अलग से स्ट्रक्चरल वे में हम आपको आगे बताएंगे अभी। यहाँ जो है जो इसकी इस एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा कब उसकी शुरू हो जाएगी, वो जब वो बच्चा 3 वर्ष का हो जाएगा तभी उसकी शिक्षा ये जो है शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी आपका जो ECC है, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, यहाँ से इसका शिक्षा प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन जब वो जो है कितने वर्ष का होगा, जब वो जो है 3 वर्ष का होगा तभी उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाएगी। यानी ये जो एजुकेशन प्रणाली है वो 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच चलेगी, है ना। चलिए आगे चले, अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। थोड़ा सा आई थिंक हमको लग रहा है कि लाइट का इशू आ रहा है, बट कोई नहीं, कुछ आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, है ना। देखिए, ये जो है आपका जो ये पिछला अकादमिक ढांचा है वो क्या है, आपका एज जो है इसका जो है कितना होगा, जब वो क्लास 12th में जाएगा, 11th में जाएगा, तब उसकी एज होगी 16 वर्ष, और जब वो पास करेगा तो 18 वर्ष। ठीक है, और जो उसकी 10 वर्ष की एजुकेशन होगी वो कितनी होगी, 6 से 16 वर्ष के बीच में एजुकेशन कंप्लीट होगी 10 तक की। अब नया स्ट्रक्चर क्या है आपका, सेकेंडरी स्टेज हो जाएगा, मिडिल स्टेज है, प्रिपरेटरी है और फंडामेंटल है ना। कौन कौन सी स्टेजेस हैं, इसको 4 स्टेज में बांटा गया, फंडामेंटल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज और मिडिल स्टेज, और इसके बाद सेकेंडरी स्टेज। ओके, आपका फंडामेंटल स्टेज को भी 2 भागों में बांटा गया है। ये जो है आपका ये जो है 3 वर्ष आपका, ये जो है आपका 2 भागों में बांटा गया है। 3+2, ये जो है आपका 5 हो जाएगा, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 4 है ना। ये 5 ईयर का है, तो 5 ईयर में आपका क्या है, 3 ईयर का जो है आंगनवाड़ी और प्री स्कूल या बालवाड़ी। ठीक है, क्या क्या होगा, आंगनवाड़ी होगा, प्री स्कूल होगा या बाल वाटिका होगा, राइट। अब यहाँ पर जो है जो 2 वर्ष होगा, क्लास 1 और 2, जब उसकी एज 6 से 8 वर्ष हो जाएगी, मतलब 6 वर्ष में वो क्लास 1 में जाएगा और
क्लास जब वो 7 में जाता है तब उसकी एज जो है कितनी हो जाएगी, मतलब ये जो है आपका क्लास 1 और 2 में जब वो पढ़ेगा 2 वर्ष की एजुकेशन ये हो गई, 3 वर्ष की ये हो गई, तो टोटल आपकी 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 5 यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5। और इसके बाद आपका जो है यहाँ जो 3 ईयर है वो आपका 8 से 11 वर्ष की आयु में चलेगा, यानी क्लास 3 to 5। ठीक है, क्लास 3 to 5। इसके बाद यहाँ जो चलेगा 6 से 8, ये भी आपका जो है एज 11 से 14 वर्ष में रहेगा, यानी ये भी जो है आपका 3 हो जाएगा। और ये जो है आपका क्लास 9 to 12 हो जाएगा, यानी एज जब उसकी 14 वर्ष से 18 के बीच में होगी। ठीक है, तो यहाँ जो है 4, तो 5 + 3 + 3 + 4 का जो है स्ट्रक्चर अब ये फॉलो करेगा। ओके, चलिए आगे चले। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज में आप फिर से इसको थोड़ा सा और डिटेल हमने कर दिया है। यहाँ पे इसको देखिए, सेकेंडरी हो गया, मिडिल हो गया, प्रिपरेटरी हो गया, फंडामेंटल हो गया और फाउंडेशन हो गया। ओके, ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज को आपको 2 भागों में बांटा गया। फाउंडेशनल स्टेज जो है यहाँ पे 2 भाग हैं, और ये जो है आपका टोटल कितने साल का हो जाएगा, ये 5 ईयर में आता है ना, 5 ईयर में आता है। और यहाँ जो है एकदम क्लियरली लिखा है आंगनवाड़ी प्री स्कूल, ये आपका 3 से 6 वर्ष, यानी जो बच्चा 3 वर्ष में एडमिशन लेगा और 6 वर्ष तक होते होते वो जो है आपका आंगनवाड़ी प्री स्कूल से वो निकल जाएगा। ठीक है, फिर जब 6 वर्ष का होगा तो वो क्लास 1 में एडमिशन ले लेगा। क्लास 1 और 2 जब वो पढ़ेगा तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 7 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी, 8वें में वो प्रवेश करेगा। तो ये जो है जब वो 8 वर्ष का हो जाएगा तब उसको जो है क्या हो जाएगा, तब वो जो है क्लास 3 में एडमिशन लेगा, क्लास 3 में, और वो क्लास 3 से 5 में पढ़ेगा जब उसकी एज होगी 8 से 11 वर्ष। ठीक है, और ये स्टेज 2 में आएगा, है ना। स्टेज फर्स्ट हो गया, स्टेज 2 हो गया, स्टेज 3 और स्टेज 4। जब मिडिल में आएगा वो, तो मिडिल का जो एज होगा वो होगा 11 से 14 वर्ष, क्लास होगी 6 to 8। ओके, ये 3 वर्ष का होगा, ये भी 3 वर्ष का होगा, ये 5 साल का होगा। ओके, ये 4 साल का होगा। ये सब तो आपको पहले से ही हमने क्लियर करवाया है। ठीक है, सेकेंडरी आपका जो हो जाएगा वो 14 से 18 वर्ष की एज होगी और क्लास 9 to 12 होगा। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, प्रपोज्ड कैरिकुलर स्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन इन NEP 2020 क्या है, 5 + 3 + 3 + 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आप एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, है ना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। चलिए आगे बढ़े। आप प्री स्कूल से यहाँ पे फिर से शुरू करेंगे। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से हम लोग यहाँ से फिर से शुरू करेंगे और एक एक को थोड़ा सा डिटेल में देखने का कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, क्या है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ओके, सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्तें। ये जो है प्री स्कूल के जो बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी और बालवाड़ी में जाएंगे उनके लिए है। शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा। ठीक है, कहने का मतलब आपका क्या होगा, यहाँ पर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि प्राथमिक, सर्वोच्च प्राथमिक स्कूल तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा। यानी उसका कब तक टारगेट दिया गया है, जब बच्चे जो है क्या करेंगे, जब वो मूलभूत शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, संख्या ज्ञान उनको हो पाएगा, तब वो जो है किस वर्ष तक जो है ये टारगेट पूरा हो पाएगा। ये उद्देश्य कब तक पूरा हो पाएगा, तो 2025 तक ये जो है टारगेट दिया गया है। 2025 तक जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको क्या होगा, उनको जो है मूलभूत जो साक्षरता उनके अंदर आनी चाहिए और साथ ही साथ जो है संख्या ज्ञान जो उनमें होना चाहिए वो 100% आ जाए। ठीक है, इसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये जो है आपका आजकल क्या हो गया, ये सॉरी थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यानी जो प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालयों में या प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या किया जाएगा, प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण आए, इसके लिए एक मिशन स्थापित करने की बात की गई है। और किस वर्ष तक मिशन स्थापित करके उसको पूरा करने का बात किया गया है,
2025 तक वो हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है। और ये जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आया, इसी में इसका नाम भी चेंज हुआ। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता था, उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया था। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जबकि पहले भी जो है इसका नाम जो है वही था। चलिए, प्री क्लास बाल वाटिका फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, जिनकी एज 5 वर्ष से कम है, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका, जो कि कक्षा 1 से पहले है, में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें एक ECCE योग्य शिक्षक होगा। यानी एक ऐसा शिक्षक होगा जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से संबंधित कैसे पढ़ाना है उन लोगों को, उन बच्चों को कैसे डील करना है, वो एजुकेशन उसने प्राप्त कर ली होगी। इस प्रकार का टीचर जो है इसमें अपॉइंट किया गया होगा, और उसके लिए जो है हर बच्चे को ये जो है एक उद्देश्य रखा गया है कि इस भारत देश के संपूर्ण बच्चों को जो है सार्वभौमिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा। ठीक है, सार्वभौमिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा, जिनको कि बाल वाटिका में सबसे पहले उनको प्रवेश बाल वाटिका में दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद NEP 2020 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कैरिकुलम ECCEC टू बी कैरीड आउट बाय MHRD, WCD, HFW, ट्राइबल अफेयर्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ME, है ना। ये जो है आपको क्या करना है, ये आपका जितना भी है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से संबंधित जो है एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। किसके मार्गदर्शन में? तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स की मार्गदर्शन में जो है ये आपका एक करिकुलम का निर्माण किया जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम का नियोजन और क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय मंत्रालय यानी आपका क्या है, शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ठीक है, एक ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा जिससे कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को सुदृढ़ बनाया जा सके। ओके, चलिए ओके, फिर क्या है, सभी स्तरों पर अनुभवजन्य अधिगम, आपका एक्सपीरियंसल लर्निंग की बात की गई है। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मैक्सिमम उन्होंने जोर दिया है कि हमें जो है एक्सपीरियंसल लर्निंग करनी है, ना कि हमको थ्योरेटिकल लर्निंग करनी है या प्रैक्टिकल लर्निंग करनी। हमारे पास जो भी लर्निंग हो, एक्सपीरियंसल लर्निंग हो, उस पर ये ज़्यादा इम्फेसिस करते हैं। ओके, प्रायोगिक आधारित अधिगम में स्वयं करके सीखना, कला और खेल, एकीकृत शिक्षा, कहानी आधारित शिक्षण शास्त्र आदि को एक मानक शिक्षण शास्त्र के तौर पर देखा जाएगा। ठीक है, इसमें जो है क्या करेगा, वो बच्चा जो है स्वयं करके एक्सपीरियंस लेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस के आधार पर वो सीखेगा। साथ ही साथ कला और खेल और इंटीग्रेटेड एजुकेशन को भी यहाँ डेवलप करने की बात की गई है। कहानी आधारित शिक्षण शास्त्र आदि को एक मानक शिक्षण शास्त्र के तौर पर देखा जाएगा। कक्षा कक्षीय प्रक्रियाओं को दक्षता आधारित कॉम्पिटेंसी बेस्ड अधिगम और शिक्षा की ओर उन्मुख किया जाएगा। यानी जो बच्चे जो है जो उनमें कॉम्पिटेंसी है, जो क्षमता है, उस क्षमता को विकसित करने पर ज़्यादा जोर यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, क्या है, विचार यानी कंटेंट विल फोकस ऑन आइडिया, एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, जो इसमें आपका जो पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, जो कैरिकुलम बनाया जाएगा, उस कैरिकुलम में जो आपके कंटेंट रखे जाएंगे वो किस प्रकार के रखे जाएंगे, वो किस पर आधारित होंगे, वो होंगे आपके आइडिया, एप्लीकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड जो है पाठ्यक्रम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रखे जाएंगे। और शिक्षण विधियों में भी संवादात्मक जो संवाद यानी डायलॉग मेथड का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। किसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा? डायलॉग मेथड का। ठीक है,
चलिए देखिए, यहाँ पर जो है कोई सेपरेशन की बात ये नहीं करता है, यहाँ पर ये जो है कहीं पर भी ये नहीं कहता है कि कोई सेपरेट एजुकेशन होगा या कुछ होगा, ठीक है? ये कहता है कि नो हार्ड सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम्स फॉर स्टूडेंट। यहाँ स्ट्रीम वाइज जो है बच्चों को सेपरेट नहीं किया जाएगा, अलग नहीं किया जाएगा। यानी जो स्ट्रीम हैं आपके, जैसे हम लोगों के टाइम में और आप लोगों के टाइम में भी ऐसा रहा होगा कि आप जो है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस इस प्रकार का स्ट्रीम हुआ करता था। तो अब यहाँ पे ये कहते हैं कि स्ट्रीम वाइज जो है बच्चों को अब हम अलग नहीं करेंगे। हम कैसे उनको करेंगे? विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए अधिक लचीला और विषयों को चुनाव के लिए विकल्प दिए जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर बच्चों को जो है विकल्प दिया जाएगा कि आप जो है आर्ट्स के साथ साइंस भी पढ़ सकते हो, साइंस के साथ कॉमर्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है? यानी एक चीज़ और यहाँ पर आपको जानने की चीज़ है कि कॉमर्स को लोग यहाँ पर नेगलेक्ट किया गया है। कॉमर्स को जो है बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस यहाँ पर नहीं किया गया है, कॉमर्स को कहीं ना कहीं नेगलेक्ट भी किया गया है, ठीक है? तो केवल दो ही स्ट्रीम की लोगों ने सबसे ज़्यादा बात की है, एक साइंस और दूसरा आर्ट्स की, ठीक है? पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम, कला, मानविकी और विज्ञान अथवा व्यावसायिक या अकादमिक धारा जैसी कोई श्रेणियां नहीं होंगी, है ना? यानी इसमें जो है कैरिकुलर, को कैरिकुलर, साइंस ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, ऐसा जो है कोई भी गतिविधियां अब यहाँ पर संचालित नहीं की जाएंगी। विज्ञान, मानविकी और गणित के अलावा भौतिक शिक्षा, कला और शिल्प और व्यावसायिक कौशल जैसे विषयों को स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यानी जो पाठ्यक्रम अब बनाया जाएगा उस पाठ्यक्रम में अब क्या किया जाएगा, उसमें जो है कोई आर्ट्स के लिए अलग पाठ्यक्रम नहीं होगा, साइंस के लिए अलग पाठ्यक्रम नहीं होगा, सबका जो है एक कॉमन पाठ्यक्रम होगा। उसमें से जो बच्चा जो पढ़ना चाहेगा वो अपना ले सकता है, एकदम फ्री हो गया, वो कुछ भी पढ़ सकता है। अगर उसका इंटरेस्ट साइंस पढ़ने में तो साइंस ले सकता है, भले उसको वो कर रहा है आर्ट्स में वो डिग्री ले, मतलब आर्ट्स में उसको सर्टिफिकेट मिले, उसको जो प्रमाण पत्र मिले वो आर्ट्स में मिले, लेकिन फिर भी वो जो है साइंस पढ़ सकता है, ठीक है? स्कूली शिक्षा के 4 चरणों में से प्रत्येक विभिन्न क्षेत्रों में जो संभव है उसके अनुसार एक सेमेस्टर या अन्य प्रणाली की ओर बढ़ने पर विचार कर सकता है, जो छोटे मॉड्यूल को शामिल करने की अनुमति देता है, ठीक है? आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। जो आपके लिए ज़रूरी है, जहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है वो चीज़ हम आपको बार बार इम्फेसिस करके बता भी दे रहे हैं कि आप उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। बाकी जहाँ पर ज़रूरी नहीं है वहाँ पे हम खुद ही बोल देंगे आपको, वहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सारी चीज़ें ना, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है कि पूरा डॉक्यूमेंट को अगर आप पूरा मतलब पढ़ेंगे ना और पूरे डॉक्यूमेंट को आप रटेंगे तो उससे कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट से केवल एनईपी से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। किसी भी एग्जाम में एनईपी से क्वेश्चन नहीं बनेगा, केवल और केवल एनईपी से नहीं बनेगा, हर एक सेक्शन से क्वेश्चन बनेगा जिसमें एनईपी भी एक पार्ट हो सकता है। ओके, यहाँ से ज़रूरी है कि आपका 2 4 5 क्वेश्चन रहेगा, हर हालत में रहेगा, तो आपको ये देखना होगा, ठीक है? न्यूट्रिशंस एंड हेल्थ कार्ड, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। ओके, यानी जो है अब यहाँ पर एक चीज़ और लेके आने का प्रयास किया गया कि न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कार्ड इशू किया जाएगा, रेगुलर हेल्थ चेकअप, और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप की भी व्यवस्था की जाएगी, ठीक है? 3 लैंग्वेज लर्न बाय चिल्ड्रेन विल बी द चॉइस ऑफ स्टेट, रीजन्स एंड स्टूडेंट्स। ओके, 3 लैंग्वेज फार्मूला पर भी इन्होंने एम्फेसिस किया है कि 3 लैंग्वेज का जो त्रिभाषा सूत्र है, जो सबसे पहले आपका कैब कोठारी कमीशन ने दिया और उसके पहले कैब ने जो है उसकी संस्तुति की, तो उसकी ही बात ये भी करते हैं। बहुत सारी बात जो है आपको जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उससे ही ले ली गई है यहाँ पे, तो उसमें भी इसकी बात की गई थी 3 लैंग्वेज फार्मूला। क्या क्या होगा 3 लैंग्वेज में, कौन कौन सा होगा, आइए उसको देख लेते हैं एक बार। 3 लैंग्वेज में कौन कौन सा यहाँ पे लैंग्वेज हम लोग चुनेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट लैंग्वेज आपका जो होगा मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज होगा, जो आपका मातृभाषा होगी या जो आपके क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, वो भाषा जो है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है? सेकेंड लैंग्वेज में क्या इस्तेमाल किया जाएगा? सेकेंड लैंग्वेज क्या होगी? इन हिंदी स्टेट्स, अगर कोई हिंदी स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान,
झारखंड, ये सब क्या है, ये हिंदी स्टेट हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, बहुतायत में हिंदी बोली जाती है। तो वहाँ पर जो है क्या किया जाएगा, वहाँ पर हिंदी स्टेट्स, अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर इंग्लिश, ठीक है। इन नॉन हिंदी, जहाँ पर जो है हिंदी, जो हिंदी स्टेट्स हैं वहाँ पर जो है कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर अगर नहीं है तो या इंग्लिश का इस्तेमाल, जो है इंग्लिश दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर नॉन हिंदी है, नॉन हिंदी में क्या होगा, नॉन हिंदी स्टेट्स में या तो हिंदी बोला जाएगा, या तो दूसरे लैंग्वेज के रूप में हिंदी का इस्तेमाल किया जाएगा, या अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज क्या होगी, इन हिंदी स्टेट्स, अगर कोई हिंदी स्टेट है, हिंदी स्टेट्स में क्या होगा, इंग्लिश रहेगा और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। थर्ड लैंग्वेज जो है क्या होगी, इंग्लिश होगी, थर्ड लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश होगी, ठीक है, या फिर कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज होगी। जो यहाँ पर ये कह रहा है ना कि आपका अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकता है, अगर कोई जो है नई लैंग्वेज है तो अब आप इंग्लिश यहाँ पर प्रिफर कर सकते हो, और थर्ड लैंग्वेज के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इन नॉन हिंदी स्टेट्स इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, या तो आप इंग्लिश का इस्तेमाल करोगे, जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं वहाँ पर थर्ड लैंग्वेज के रूप में आप अंग्रेजी का करोगे, या फिर कोई और मॉडर्न लैंग्वेज का प्रयोग आप करोगे, ठीक है, यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे चले। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस विल बी द लोकल रीजनल लैंग्वेज, ओके। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो आपका लोकल रीजनल लैंग्वेज होगा, जहाँ तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो सकता है, ठीक है। यानी जो है जहाँ तक संभव हो आपको क्या करना है, यहाँ जो है आपको जो लोकल लैंग्वेज है या रीजनल लैंग्वेज है उसको कम से कम ग्रेड 5 तक तो आपको लेके जाना है। अगर नहीं जा पाता है, या वहाँ तक भी आपको मतलब हो पाता है, वहीं तक हो पाता है, या उससे आगे की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप जो है क्लास 8 तक भी उसको लेकर के जा सकते हैं। शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होगी, ठीक है। ग्रेड 5 तक या फिर मैक्सिमम ग्रेड 8 तक जो है आपको ये जो लोकल लैंग्वेज है या मदर टंग है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, सॉरी लैंग्वेज। इसके बाद बैग लेस डेज इनकरेज, यहाँ जो है क्या किया गया, एक बात और कही गई है कि जो आपका बैग, जो बस्ते का बोझ है ना, यशपाल समिति ने जिसको विरोध किया था शुरुआत में ही, बहुत पहले जिसने विरोध किया था यशपाल समिति ने कि बस्ते का बोझ कम किया जाना चाहिए, उसी की चीज़ को यहाँ पर फिर रखा गया कि हमें क्या करना है, बैग लेस डेज, हमको मैक्सिमम टाइम में क्या करना होगा कि हमें कुछ इस प्रकार के पाठ्यक्रम डिज़ाइन करने हैं जिसमें क्विज़ हो, है ना, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार की क्या हो, कला हो, क्विज हो, खेल हो, और व्यावसायिक हस्तकलाओं पर प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा भारी बैग लाने की ज़रूरत ना हो, और मैक्सिमम डेज में वो बैग ना लाएं तब भी उनका काम चल जाए, ठीक है। चलिए कैरिकुलम कंटेंट टू द करिकुलम कंटेंट टू बी रिड्यूस्ड, ओके। जो करिकुलम कंटेंट हो उसको क्या किया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ओके। उसको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ओके। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा, ताकि आलोचनात्मक चिंतन और समग्र खोज आधारित, चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके, ओके। यानी जो है हम, जो हमारा पाठ्यक्रम में जो स्पेस है ना, जो कंटेंट है उसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाएगा, जिससे हम क्या डेवलप कर पाएंगे, हम उसमें जो है पाठ्यक्रम में कुछ हिस्सा क्रिटिकल थिंकिंग का रख पाएंगे, हॉलिस्टिक इंक्वायरी बेस्ड टेक्निक्स वगैरह को रख पाएंगे, डिस्कवरी बेस्ड चीज़ों को रख पाएंगे, डिस्कशन बेस्ड चीज़ों को रख पाएंगे, और एनालिसिस बेस्ड जो है लर्निंग को हम महत्वपूर्ण स्थान दे पाएंगे, ओके। चलिए ओपन स्कूल क्या करेगा यहाँ पे, NIOS ओपन स्कूल्स टू ऑफर कोर्सेज फॉर ग्रेड 3, 5 एंड 8, ओके। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो
जो औपचारिक शिक्षा है विद्यालय में नहीं आ सकता है, किन्हीं कारणों से। हो सकता है उसका इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा ना हो सकता है कि वो उसका जो है फिजिकल स्टेटस अच्छा ना हो सकता है उसका सोशियोलॉजिकल स्टेटस अच्छा ना हो। किन्हीं कारणों से अगर वो विद्यालय में नहीं जुड़ पाता है, तब उसे जो है एनआईओएस की हेल्प से या ओपन स्कूल्स की हेल्प से भी उसे शिक्षा में जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर हम ज़्यादा जोर देंगे, अभी फिलहाल नहीं है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जाम टू बी रिड्यूस्ड, एग्जाम कैन बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। ओके, अब जो है यहाँ क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं होगा, क्लास और 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम होता रहेगा, और वो बोर्ड एग्जाम जो है साल में 2 बार होगा। ओके, बोर्ड एग्जाम जो है क्लास 10th और 12th का साल में 2 बार होगा। ओके, और साथ ही साथ जो है तनाव, परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए अब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अब जो है क्वेश्चंस आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल के, मेमोरी लेवल के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके कैसे होंगे, क्रिटिकली थिंकिंग बेस्ड होंगे, या फिर आपके जो है कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस अब आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट। ओके, एक ऐसा जो है असेसमेंट वाले पार्ट में क्या किया जाएगा, दो दो चीज़ों को स्थापना होगी। एक तो जो है एक परख नामक संस्था की स्थापना होगी, नोट कर लीजिएगा, परख नामक संस्था की स्थापना होगी, जिसमें जो है बच्चे का जो एकेडमिक असेसमेंट है ना, उसका जो परफॉर्मेंस का असेसमेंट है, केवल और केवल परफॉर्मेंस का, यानी जो उसका एकेडमिक असेसमेंट है, जो उसने परीक्षा में लिखा है उसको एसेस करके उसको रिजल्ट देना, वो परख का काम होगा। ठीक है, परख नाम की एक जो है संस्था स्थापित की जाएगी, एक परख नाम की एक योजना लाई जाएगी, जो है क्या करेगा, जो बच्चे का एकेडमिक असेसमेंट करेगा। और इसके साथ ही साथ जो है एक असेसमेंट का पैटर्न होगा 360 डिग्री, 360 अंश, 360 डिग्री का एक जो है और असेसमेंट क्राइटेरिया होगा, जिसमें आपके कैरिकुलर एक्टिविटी, को कैरिकुलर एक्टिविटी, एकेडमिक एक्टिविटी, नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़, अटेंडेंस, यानी इसमें आपकी ओवरऑल हर चीज़ का जो है असेसमेंट यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो दो आपके असेसमेंट के लिए दो चीज़ों के बारे में बात यहाँ पे की गई है, एक आपका 360 डिग्री होलिस्टिक असेसमेंट, और दूसरा जो है परख के बारे में बात किया गया। ठीक है, क्वेश्चन में आपका सीधा सीधा पूछा जाएगा कि परख क्या है ना, या फिर पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में असेसमेंट के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल करने की बात की गई है। ठीक है, तो एक आपका 360 डिग्री असेसमेंट टूल है, और दूसरा जो है आपका परख है। ओके, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। आगे नेशनल कैरिकुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क टू बी डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। ठीक है, यहाँ पर जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए जो कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, जो कैरिकुलम बनाया जाएगा, वो जो है आपका नेशनल कैरिकुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 8, है ना, जिसकी एज 8 वर्ष तक होगी, विल बी डेवलप्ड बाई एनसीईआरटी, है ना। उनके लिए जो फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, किसके द्वारा बनाया जाएगा, एनसीईआरटी के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया जाएगा वो कौन बनाएगा, तो वो एनसीईआरटी बनाएगा। ठीक है, और वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए, और साथ ही साथ अगर क्लास 8 तक के लिए, अगर क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि क्लास 8 तक के लिए जो अगर पाठ्यक्रम बनाने की बात की जाएगी, तब वो कौन बनाएगा, तब वहाँ पर भी बात आएगी कि एनसीईआरटी ही जो है बनाएगा। ठीक है, कोडिंग टू बी टॉट फ्रॉम क्लास 6 टू ऑनवर्ड। ओके, यानी जो कोडिंग आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है ना, मैथमेटिक्स वगैरह को कोडिंग में सॉल्व करना, कोडिंग सिखाना जो है बच्चे को क्लास 6 से ही शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लास 6 से जब बच्चा क्लास 6 में चला जाएगा तो उसको जो है कोडिंग सिखाया जाने लगेगा। ठीक है, और उसको ऑनवर्ड्स जब तक वो सीखना चाहेगा तब तक उसको जो है सिखाया जाएगा। ओके, जो ई कंटेंट होगा, है ना, तीसरा एक चीज़ और यहाँ पर है, ई कंटेंट जो बनाया जाएगा, ई कंटेंट आपका मॉडर्न लैंग्वेज में, सॉरी आपके रीजनल लैंग्वेज में बनाया जाएगा।
ओके, जैसे आप अभी जो है ई कंटेंट देख लीजिए, तो मैक्सिमम जो ई कंटेंट है या तो हिंदी में अवेलेबल है या तो अंग्रेजी में अवेलेबल है ना। मैक्सिमम कंटेंट आपको इंग्लिश में अवेलेबल होंगे, बहुत कम कंटेंट जो है आपको हिंदी में मिलेंगे, है ना। लेकिन रीजनल लैंग्वेज में जो है कंटेंट तो एकदम नाम मात्र के हैं भी, तो हमको तो नहीं लग रहा कि है भी। ओके, तो अब जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि अब हम जो है क्या करेंगे, ई कंटेंट जो हम बनाएंगे, जो इंटरनेट साइट्स पर हमको मिलेगा, वो हमारी रीजनल लैंग्वेज में बनाया जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ को आप केवल पॉइंट पॉइंट नोट करते चलिए, पॉइंट पॉइंट। आप जो है, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि बाद में वीडियो देख लेंगे, तो इतना बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है कि आप वैसे ही डर करके नहीं देखेंगे, उतनी लंबी क्लास हो जाती है कि आप उस क्लास को फिर बाद में इग्नोर कर देते हैं, आप नहीं देखते हैं पूरी, भगा भगा के देखने के चक्कर में लग जाते हैं, और जो आपको समझ में आना चाहिए वो भी नहीं आता। जो लाइव क्लास करते हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, चलिए, वेरियस न्यू प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज़। ओके, जो बच्चे जो है डिसेबल्ड हैं, जो डिसेबल्ड हैं या किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, उनके लिए बहुत सारे प्रोविजंस किए गए। जैसे आपका चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज़ विल बी इनेबल्ड टू फुली पार्टिसिपेट इन द रेगुलर स्कूलिंग प्रोसेस फ्रॉम द फाउंडेशनल स्टेज टू हायर एजुकेशन। ओके, उनके लिए जो है वो कैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से शुरू करें और हायर एजुकेशन तक वो जो है आराम से शिक्षा में जुड़े रहें, उसके लिए जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान किया गया। कैसे? विथ सपोर्ट ऑफ एजुकेटर्स विल विथ क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग, रिसोर्स सेंटर्स, एकोमोडेशंस, असिस्टिव डिवाइस, appropriate technology based tools and other support mechanism tailored to suit their needs। ओके, बच्चे की जैसी नीड है उसकी नीड को ध्यान में रख करके टीचर को ट्रेन किया जाएगा, टीचर भी ट्रेन होंगे, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू किया जाएगा। पूरी तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लागू किया जाएगा, ताकि बच्चे को ना, तो देखिए इंटीग्रेटेड नहीं लागू किया जाएगा, स्पेशल एजुकेशन नहीं लाया जाएगा, यहाँ कौन सा लाया जाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन लाया जाएगा, जिससे कि जो है टीचर भी ट्रेन होगा, उसको जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो भी उसको मिल पाएगा, और जो उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे कि वो जो है अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर पाए, वो सुविधाएं भी उसको आराम से यहाँ पे मिल पाएंगी। ठीक है, चलिए, वेरियस न्यू प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़। आपके और भी बहुत सारी जो है प्रोविजंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आपका एवरी स्टेट डिस्ट्रिक्ट विल बी इनकरेज टू इस्टेब्लिश बाल भावनास। ओके, बाल भवन का निर्माण करेगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है, हर एक स्टेट, हर स्टेट का हर डिस्ट्रिक्ट अपने यहाँ जो है बाल भवन का निर्माण करेगा, जिसमें डिसेबल्ड बच्चों को क्या किया जाएगा, इनरोल किया जाएगा, इंगेज किया जाएगा। ठीक है, एज अ स्पेशल डायनेमिक डे टाइम बोर्डिंग स्कूल्स टू पार्टिसिपेट इन आर्ट रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड एंड प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़। ओके, ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो जो है आपके, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बाल भवन स्थापित करने का सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बाल भवन बनाने की बात की गई। और बाल भवन क्या थे? बाल भवन थे आपके जो डे टाइम बोर्डिंग स्कूल्स होंगे, डे टाइम बोर्डिंग स्कूल्स होंगे, जिसमें आपका आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटी करवाई जाएगी, साथ ही साथ जो है कैरियर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराई जाएगी, यानी आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, और प्ले रिलेटेड जो है एक्टिविटीज़ वहाँ पर करवाई जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बाल भवन स्थापित करने का सुझाव किस समिति ने दिया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1968, 1979 किसने दिया? ठीक है, प्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड एज अ सामाजिक चेतना केंद्र। ठीक है, जो ये बाल भवन है ना, बाल भवन क्या है? ये फ्री एजुकेशन देने के लिए एक संस्थान बनाई जाएगी, एक स्कूल बनाया जाएगा, जिसका उपयोग जो है सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में भी किया जा सकेगा, जिसमें जो है जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको जब उनकी ज़रूरत हो, जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो, तो वहाँ पर जा कर के एक सामाजिक चेतना केंद्र में जा कर के वो शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे या मदद ले पाएंगे। ठीक है,
ओके। जो भी निःशुल्क स्कूल हैं, है ना, निःशुल्क स्कूल के रूप में स्थापित करने की बात किसको की गई? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बाल भवन को स्थापित करने की बात की गई। ओके, चलिए। उच्च हायर एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें, हायर एजुकेशन गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य अच्छे चिंतनशील बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनाकार व्यक्तियों का विकास करना है। क्वालिटी HE हायर एजुकेशन एम्स टू डेवलप गुड थॉटफुल वेल राउंडेड एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स। ओके, ज्ञान निर्माण और नवाचार का आधार होना चाहिए। ये जो हायर एजुकेशन है उसका ये ऑब्जेक्टिव है। ओके, हायर एजुकेशन कैसा हो उसका ये ऑब्जेक्टिव है। चलिए, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है। हाँ, अब ये विशेष है आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि नवोदय विद्यालय की संकल्पना कब आई, है ना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सब कब शुरू हुआ, मिड डे मील योजना कब शुरू हुई, ठीक है, NLM कब आया। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है बाल भवन और जितने भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम जो फैक्ट हैं वहीं से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे पढ़ना है और नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करना है ना। जैसे इवैल्यूएशन के लिए नई चीज़ें दी हैं उन्होंने, इवैल्यूएशन के लिए कोई बहुत एकदम यूनिक है वो 360 डिग्री असेसमेंट जो है बहुत ही यूनिक है। और अगर हम लोग देखें परख को, तो परख भी बहुत ज़्यादा यूनिक हो जाता है ना। और इसके साथ ही साथ जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने के लिए इन्होंने क्या कहा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम आगे बताएंगे अभी। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इन्होंने कहा कि नए ये जो NTA है साल भर में 2 बार एग्ज़ाम करवाएगा और कॉमन एग्ज़ाम होगा, जो कि इस बार से शुरू भी हो गया है ना। जो कि यूजी लेवल पर तो ऑल ओवर इंडिया में शुरू हो गया है, और पीजी लेवल पर भी जो है कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ने नहीं पार्टिसिपेट किया है क्योंकि वॉलंटरी था। तो कुछ लोगों ने जो है पार्टिसिपेट, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने लगभग शायद 35-36 यूनिवर्सिटी ने लगभग इसमें पार्टिसिपेट किया है, बाकी सब ने स्किप कर लिया है, नहीं उसमें पार्टिसिपेट किया है ना। तो वहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। कौन दिया, कब आया, ये सारी चीज़ें जो भी हम आपको बता रहे हैं वहाँ से आपके 100% क्वेश्चंस बनेंगे, और जो हम आपको एकदम फैक्चुअल चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हायर एजुकेशन की जो संस्थाएं होंगी वो कितने प्रकार की होंगी, तो एक रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, रिसर्च यूनिवर्सिटी, टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी, ऑटोनॉमस कॉलेजेस बनाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आपका एक पूछा जाएगा, MERUS का फुल फॉर्म, ठीक है, MERUS का मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। ओके, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का सुझाव भी इन्होंने दिया है। और इन्होंने ये भी कहा, देखिए हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, शायद हाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन्होंने ये भी कहा है कि जितनी भी एग्जिस्ट कर रही हैं एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, उसको 2030 तक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट करना होगा। अपने आप को मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी के रूप में वो कन्वर्ट अपने आप को करेंगे, ठीक है। कुछ जो ऑटोनॉमस हैं, ऑटोनॉमस की चीज़ों के बारे में बताएंगे। समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए IIT, IIM आदि की तरह आदर्श सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बनाने की बात की गई। जिस प्रकार से जो है जिस प्रकार से IITs हैं, है ना, IITs हैं, IIM हैं, उसी तरीके से जो है मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को भी बनाने का सुझाव जो है इन्होंने दिया है। और जब हम टीचर एजुकेशन में चलेंगे तो टीचर एजुकेशन के लिए भी इन्होंने IIT और IIM की तरह ही ये जो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को भी बनाने का सुझाव जो है इन्होंने ही दिया है। ओके, आगे चलेंगे। अब जो है यहाँ पर कौन कौन से डिग्री मिलेंगी। डिग्री प्रोग्राम्ड 3 और 4 ईयर का होगा। जो डिग्री प्रोग्राम होगा, जो स्नातक पाठ्यक्रम होगा, वो जो है कितने साल का होगा, या तो 3 साल का होगा या तो 4 साल का होगा, ठीक है, या तो 3 साल या तो 4 साल का होगा। 1 वर्ष अगर वह जो है क्या कर रहा है, अगर वह 1 साल एजुकेशन अपनी पूरी करता है, दूसरे साल वो क्या करता है, ड्रॉप आउट हो जाता है। 3 साल वाले कोर्स में अगर उसने एडमिशन लिया है और वो 1 साल पढ़ता है, दूसरे साल वो ड्रॉप आउट हो जाता है, तो उसको ऐसा नहीं है कि उसका जो है वेस्ट हो जाएगा, है ना।
वेस्ट हो जाएगा। आप कोई पीजी कर रहे हैं, यूजी कर रहे हैं, उस समय जो है आपकी नौकरी लग जाए या फिर कोई और दुर्घटना हो जाए, आप जो है अपनी पढ़ाई छोड़ दें, तो आपको क्या मिलेगा? अगर 1 साल आपने समय दिया है तो उसका आपको वेटेज मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अगर आपने जो है 2 वर्ष एजुकेशन पूरा की है, 2 वर्ष पढ़ा है, तो आपको डिप्लोमा का मिल जाएगा, डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है। आपने अगर 3 साल की डिग्री ली है, पूरा 3 साल आपने पढ़ा है, तो आपको बैचलर की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने जो है 3 साल की बजाय अगर आपने 4 साल, मतलब जो कोर्सेज होंगे, जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज होंगे, वो जो है आपके 4 साल के होंगे, ठीक है। जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्सेज होंगे वो 3 साल के होंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर जो है कोई मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं आप, और वो 4 साल आपने अगर पूरा कर लिया, तब आपको जो है बहुविषयक स्नातक की उपाधि आपको मिलेगी। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि 1 वर्ष का अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है और वह फर्स्ट ईयर पास करके सेकेंड ईयर में अपनी शिक्षा को छोड़ देता है, तो क्या उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, या फिर उसे डिग्री मिलेगी, या कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है ना। ओके, एक बार कमेंट्स ले लेते हैं आपके। आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है, सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है? श्रेया सिंह गुड इवनिंग, नैन्सी गुड इवनिंग, अजय गुड इवनिंग, मनीषा गुड इवनिंग, मनीता गुड इवनिंग। अच्छा, एक बार जल्दी से भैया आप सभी लोग शेयर कर दीजिए भाई, ये बहुत गलत चीज़ है। हम आपके लिए जो है जितनी भी मेहनत करें, और लाइक जिन लोगों ने नहीं किया है जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने एक बार भी अभी तक शेयर नहीं किया है जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। तो भाई अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा तो प्रयास कर सकते हैं ना मेरे भाई। हाँ, चलिए। और जो लोग भी बाद में भी वीडियो को देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ओके, क्लास आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, कितना आपको हेल्प करेगी, और एग्ज़ाम जब दे करके आइएगा तब तो आप 100% आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ईमानदारी के साथ, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगर हम जो है पीजी डिग्री ले रहे हैं तो क्या होगा? 1 या 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम होगा, 1 साल का भी मास्टर डिग्री होगा, यानी इंटीग्रेटेड, अगर बी इंटीग्रेटेड यूजी पीजी करेंगे तो आप 1 साल का हो जाएगा। अगर आप सेपरेट कर रहे हैं तो 2 साल का पीजी हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्षीय स्नातक उपाधि के साथ 2 वर्षीय स्नातकोत्तर का कार्यक्रम अगर आप कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, तब आपको जो है क्या हो जाएगा? 2 ईयर्स मास्टर प्रोग्राम विथ 3 ईयर बैचलर डिग्री, ओके। और 4 वर्षीय स्नातक उपाधि के साथ आपको जो है 1 साल मास्टर प्रोग्राम करना होगा, है ना। अगर आप जो है कोई 4 साल का बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो आपको मास्टर्स में केवल 1 साल लगेगा। अगर आप 3 साल वाला मास्टर्स कर रहे हैं, ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो मास्टर्स के लिए आपको 2 साल लगेगा, जो अभी नॉर्मल चल रहा है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, पीएचडी तक का पूरा है डिटेल इसमें। 3 या 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, ठीक है। 1 या 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम, ओके। यहाँ ये जो है वही चीज़ है जो अभी हमने आपको बताया है। 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड, अगर आप इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन बैचलर या मास्टर प्रोग्राम आप करते हैं तो वो जो है कितने साल का होगा? 5 साल का होगा, ठीक है। पीएचडी उपाधि हेतु स्नातकोत्तर उपाधि या 4 वर्षीय स्नातक उपाधि अनिवार्य होगी। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप अगर 4 साल का ग्रेजुएशन अगर कर लेते हैं तब भी आप पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं, और अगर आपने पीजी कर लिया है तब तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो ही जाते हैं, ठीक है। एमफिल कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाएगा। तो एमफिल कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से जो है बैन हो जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अगर कहीं एमफिल प्रोग्राम चल भी रहा है तो आप वहाँ पे एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है। देखिए स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश आपको कैसे मिलेगा? स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश एवं निकास के बहुविकल्प होंगे, है ना। मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन होगा आपके पास, ठीक है। आप कितना बार भी एडमिशन ले सकते हैं और कितना बार भी आप वहाँ से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। जो कोर्स को मध्य में छोड़ना चाहते हैं उनके लिए बहुप्रवेश एवं निकास के बहुविकल्प मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस हैं, ओके। यानी आप जो है यहाँ पे
जो लोग मतलब बीच में डिग्री कोर्सेज को छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए ना कहा गया कि 1 साल का अगर कोई कोर्स पूरा करके छोड़ता है तो उसको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल वाला करता है उसको भी दिया जाएगा, 3 साल वाले को। यानी इसमें जो है कभी भी कहीं पर भी कोर्स को जो है क्विट किया जा सकता है, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। 2035 तक सकल नामांकन अनुपात जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% करने का उद्देश्य होगा। ठीक है। आपका जो ग्रॉस एनरोलमेंट का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 2025 तक इसको बढ़ा करके आपका 50% तक करने का है। किस लेवल पर, ग्रेजुएशन तक। ग्रेजुएशन में जो है 50% लोग जो है क्या होंगे, एडमिशन लें, ऐसा जो है इसका लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। एकेडमिक क्रेडिट बैंक एसीबी है ना, एकेडमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना की जाएगी। एकेडमिक क्रेडिट बैंक से प्राप्त और उसके द्वारा प्राप्त क्रेडिट्स का स्थानांतरण किया जाएगा, है ना। ये जो है एक ऐसा बैंक होगा जो आपकी क्रेडिट्स को स्टोर करके रखेगा। जैसे मान लीजिए कि आज आप जो है इंडिया में मतलब सॉरी, आप जो है कहाँ हैं, यूपी में। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आपकी आपके पापा का जो है स्थानांतरण हो गया, मान लीजिए कि ट्रांसफ़र हो गया और तमिलनाडु चले गए। ठीक है। तो आपने जो यहाँ पर 1 साल पढ़ाई किया है या 2 साल पढ़ाई किया है, तो वो जो है क्रेडिट क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट जो है अर्न आपने कर लिया है। जब आप वहाँ जाएंगे, जब आप जो है कहाँ पे जाएंगे, तमिलनाडु में जाते हैं, वहाँ पर जाकर के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो आपको 2 साल फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप ये 2 साल जो है, 2 साल का जो क्रेडिट अर्न किया है आपने, आप वहाँ जा कर के वो जो है उसी जो आपका मेन कोर्स होगा उसमें ये क्रेडिट ऐड हो जाएगा। फिर आपके वो मेन कोर्स में उसको इंक्लूड करके फिर आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है। जिस तरीके से केंद्रीय विद्यालय में होता था पहले, है ना, केंद्रीय विद्यालयों में होता था स्कूल लेवल पर, उसी तरीके से अब यूनिवर्सिटी लेवल पर भी ये शुरू कर दिया जाएगा। और ये किसकी हेल्प से होगा, एकेडमिक क्रेडिट बैंक की मदद से हो पाएगा। ठीक है। चलिए, अब जो है ये कैसे जो है इसको वो दिया जाएगा, फंड वगैरह कैसे दिया जाएगा। देयर आर ओवर 45,000 अफिलिएटेड कॉलेज इन आवर कंट्री। 45,000 जो है अफिलिएटेड कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट फंड करती है, गवर्नमेंट जो है फंड देती है। Granted autonomy, academic, administrative and financial autonomy will be given to college on the basis of the status of their accreditations. Okay, अब उनको जो है क्या होगा, उनको ऐसा नहीं है कि पहले क्या था कि एक फिक्स अमाउंट जो है जो एडेड कॉलेज थे उनको दे दिया जाता था। अब जो है ऐसा नहीं होगा, अब सभी को जो है नैक के द्वारा एग्रेडेशन करवाना पड़ेगा, असेसमेंट करवाना पड़ेगा। अब जब एक्रेडेशन करवा लेंगे तो एक्रेडेशन करवाने के बाद जो नंबर आएगा, जो उनको ग्रेड मिलेगा, उस ग्रेड के आधार पर ही उनको जो है यहाँ से फंड दिया जाएगा। ठीक है, ग्रांट दी जाएगी। चलिए, आ गई एनटीए की बात यहाँ पे। एनटीए टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एचई, हायर एजुकेशन में एनटीए जो है एक कंबाइंड एग्ज़ाम कराएगा, यूजी लेवल पर भी और पीजी लेवल पर भी। ओके। नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन फॉर वोकेशन एजुकेशन। ओके। लोक विद्या, लोक विद्या क्या है, लोक विद्या इम्पॉर्टेंट वोकेशनल नॉलेज डेवलप्ड इन इंडिया विल बी मेड एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स। शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन NCIVE समिति का गठन किया जाएगा, जो क्या करेगा, आपको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन में आपको ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, NCIVE का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, NCIVE, है ना, नेशनल कहाँ गया, नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म, नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। राइट। अब जो है ये जो है एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे और बनेगा, लोक विद्या। ठीक है, लोक विद्या क्या होगा, तो लोक विद्या जो है इंटीग्रेशन का एक पैटर्न है, या फिर एक इंटीग्रेशन करने के लिए एक योजना है ना, लोक विद्या। ठीक है, जहाँ पर जो है वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा।
लोक विद्या। क्वेश्चन में आपसे लोक विद्या के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसका फुल फॉर्म भी पूछा सकता है NCIVE का। ठीक है, चलिए टीचर एजुकेशन की अगर हम बात करें, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। ठीक है, 2030 तक, है ना, 2030 तक जिन्होंने इंटीग्रेटेड बीएड किया है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को सरकारी नौकरियों में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, जिन्होंने 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड किया है उन्हें ही जिन्होंने इंटीग्रेटेड बीएड किया है उन्हें ही क्या मिलेगा, 2030 के बाद सरकारी नौकरी यानी सरकारी शिक्षक बनने के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, आप योग्य हो पाएंगे। ठीक है, अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021, है ना। ये क्वेश्चन में आपका ये भी पूछा जा सकता है कि NCFTE पहला NCFTE कब बना था, तो ये 2009 में बना था। इसके बाद NCFTE का नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, इसकी जो बात की गई है 2021 में, फिर इसकी बात की गई। ठीक है, एक करिकुलम बनाने की बात की गई। ठीक है, ओके, विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द NCT इन कंसल्टेशन विथ NCERT। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, टीचर एजुकेशन को स्कूल के साथ ऐड कर दिया है, तो अब जो है NCERT और NCT मिल करके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन का निर्माण करेंगे। ठीक है, बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, है ना। 2030 तक 2030 तक जिन्होंने 4 साल का डिग्री प्रोग्राम किया है, सॉरी बीएड प्रोग्राम किया है, उन्हें ही टीचिंग प्रोफेशन में अवसर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, स्ट्रिंजेंट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट सब स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ओके, अवमानक स्टैंड अध्यापक संस्थाओं को, मतलब जो लोग ये इसका पालन नहीं करेंगे, जो लोग इसके स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेंगे, जो NCFTE 2021 का जो स्टैंडर्ड होगा, जो मानक बनाया जाएगा उसके द्वारा, अगर कोई उसके मानक को फॉलो नहीं करता है तो उसे दंड भी देने का प्रावधान यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड, है ना, 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम जिसको स्नातक कहा जाएगा, शिक्षा स्नातक, शिक्षा एवं संस्कृत में 4 वर्षीय एकीकृत बहुविषयक बीएड, इंटीग्रेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी बीएड, है ना, जिसको ड्यूल डिग्री कहा जाएगा, है ना। उसको ड्यूल डिग्री 2 डिग्रियां मिलेंगी, एक तो उसको जो है क्या मिलेगा, संस्कृत की डिग्री मिलेगी, और दूसरा जो है एजुकेशन की भी उसको डिग्री मिलेगी। ओके, चलिए आगे देखेंगे, सिंगल रेगुलेटर। देखिए अभी तक जो है आप देखेंगे ना, जो आपका लॉ है, अभी आप देखिए टीचर एजुकेशन के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशन के लिए एक अलग है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए एक अलग AICTE बना हुआ है ना, सोशल साइंसेज के लिए एक अलग बना हुआ है। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक अलग बना हुआ है। तो अब जो है सबको एक अम्ब्रेला के नीचे जो है सभी लोगों को लेके आना है, सभी इंस्टीट्यूशन को एक साथ रख देना है। एक्सेप्ट कौन कौन से रहेंगे, तो वहाँ पर जो है आपका लॉ बाहर रहेगा, और उसके साथ ही साथ मेडिकल और लॉ को छोड़ करके बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनको एक छतरी के नीचे लेके आने का प्रयास किया जाएगा। सिंगल रेगुलेटर, है ना, सिंगल रेगुलेटर होगा, यानी कि 2020 HECI कॉमन रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंटायर हायर एजुकेशन। ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा HECI का फुल फॉर्म, HECI का फुल फॉर्म। ठीक है, HECI क्या है, तो ये जो है भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बना दिया जाएगा, जिसके अंदर सारे के सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है, इसके 4 स्तंभ होंगे, HECI के 4 स्वतंत्र अंग होंगे। कौन कौन से, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, है ना,
राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विनियामक परिषद होगा रेगुलेशन के लिए। दूसरा इसका बॉडी होगा राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद यानी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, नैक, है ना। देखिए पहले का जो नैक था ना, पहले का जो नैक था, आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो पहले का नैक था NAAC, है ना, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। असेसमेंट भी बीच में था, लेकिन अब जो है असेसमेंट को हटा दिया है, केवल एक्रेडिटेशन का हो गया है, केवल और केवल वो जो है उसको रैंक देगा। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। नैक अब यहाँ पर NAC है। तीसरा जो इनकी बॉडी है उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, HEGC। जैसे जो UGC काम करती थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अब उसको जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो था उसको चेंज करके अब उसके स्थान पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पे नेशनल हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, HEGC, ठीक है। इसके बाद चौथा है इसमें सामान्य शिक्षा परिषद, जनरल एजुकेशन काउंसिल, GEC फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल का निर्माण किया जाएगा। तो ये चारों का 4-5 हैं, यहाँ पे चारों पांचों का आप फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा, और ये किसके भाग हैं ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए खूब पढ़ते रहिए आप, जो है अगर आप चाहें कि आप पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उठा करके पढ़िए तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ने से भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप जो है एक वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको समझ में आ जाएगी। नहीं तो आप खूब पढ़ते रहिए, महीनों 2 महीने 4 महीने भी पढ़िएगा तो नहीं समझ में। हम खुद उस चीज़ के भुक्तभोगी हैं, हमको नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आया, लेकिन हमने जो है उस पर बहुत समय दिया, क्योंकि मेरा रिसर्च भी उसी से रिलेटेड है, तो इसलिए हम आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे हम समझा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, ठीक है। मेरा जो रिसर्च का एरिया है वो भी इससे जो है कनेक्ट है, इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको जो है थोड़ा सा डीप में पढ़ा हुआ है और डीप में इसको समझा है, फिर हम आपको कन्वे कर पा रहे हैं। तो ये जो है पूरी की पूरी बॉडी है, वही चीज़ है, उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में दिखाया है, यहाँ कुछ नया नहीं है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ जो हैं यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल PSBS, है ना, कौन कौन सी हैं, COA है, ICAR है, VCI है, NCT है, NCVET है। ओके, ये क्या करेंगे, सेट द स्टैंडर्ड इन पर्टिकुलर फील्ड ऑफ कैरिकुला, lay down academic standards, draw curricula, coordinate between teaching, learning and extension। ओके, ये जो है आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ हैं ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, क्वेश्चन में अगर ना आए तो फिर कहिएगा, 100% आएगा। चलिए, शोध को बढ़ावा देने के लिए अब ये क्या कर रहे हैं, अकादमिक शोध को उत्प्रेरित करना, ठीक है। राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन, इसके लिए वो क्या करेंगे, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी, NRF, है ना। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की बात की, टू बी इस्टेब्लिश्ड, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी इस्टेब्लिश्ड। ओके, पहली चीज़ तो की स्थापना हो गई। इसके बाद द ओवररीचिंग गोल ऑफ द NRF विल बी enable a culture of research to permeate through universities। ओके, NRF का अध्यापक लक्ष्य क्या है, व्यापक लक्ष्य हमारे विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना है। यानी जो है ये ऐसी बॉडी है जो शोध के कल्चर को ही मजबूत करना चाहती है, ठीक है। द NRF विल बी गवर्नड इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट by a rotating board of governors constituting of the very best researchers and innovators across field। ओके, ये जो है इसका जो अध्यक्ष होगा वो जो है चेंज होने वाला रहेगा, मतलब कुछ दिनों के लिए बनाया जाएगा, अभी ये फिक्स नहीं है। कुछ दिनों के लिए इसके मेंबर्स बनाए जाएंगे, कुछ दिनों के लिए इसके जो है सदस्य वगैरह बनाए जाएंगे, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे अध्यक्ष वगैरह बनाए जाएंगे, और वो स्थायी नहीं होंगे, है ना, जो एक स्पेशल फील्ड के होंगे। चलिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये स्लाइड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। डेडिकेटेड यूनिट फॉर
डिजिटल एंड ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, आजकल का ज़माना ही है डिजिटल और ऑनलाइन लर्निंग का। इस ज़माने को जो है चरितार्थ करते हुए, इस ज़माने को एक मुकाम देते हुए ये क्या कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। एन ऑटोनोमस बॉडी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, ये क्वेश्चन जो है NETF, ये क्वेश्चन आपका UGC नेट NTA नेट में आया था, है ना। पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके उसमें आए थे। अभी जो इस को आने के बाद, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ से तो कम से कम 3 4 क्वेश्चन आया था NTA नेट में फर्स्ट पेपर में, ठीक है। फर्स्ट पेपर जो सभी के लिए कंपलसरी होता है, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आया था पिछली बार। तो ये जो है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा, जो कि टेक्नोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड करेगा, ठीक है। विल बी क्रिएटेड टू provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology for school and higher education, ओके। जो स्कूल लेवल पर टेक्नोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ हायर एजुकेशन लेवल पर भी। टीचिंग लर्निंग ई कंटेंट टू बी developed by all states in all regional languages and uploaded onto दीक्षा प्लेटफॉर्म, दीक्षा प्लेटफॉर्म, है ना। नाम तो सुना ही होगा आपने दीक्षा का। चलिए, संतना गुड इवनिंग, बहुत बहुत बधाई हो भैया, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिएगा। आइए, ठीक है। दीक्षा ऐप जो है आजकल सभी को, जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं सभी को इंस्टॉल करना है। दीक्षा का फुल फॉर्म आप चेक कर लीजिएगा, ओके। दीक्षा का भी फुल फॉर्म है, ओके। रिकमेंडेशंस फॉर प्रमोटिंग ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन, ये जो है क्या करेगा, ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने का भी कोशिश करेगा, ठीक है, प्रयास करेगा। NETF नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। प्रौढ़ शिक्षा के लिए क्या क्या होगा, प्रौढ़ शिक्षा के लिए टीच बेस्ड ऑप्शंस फॉर एडल्ट लर्निंग थ्रू एप्स TV चैनल्स, ओके। जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम था पहले जो है फिजिकली चलता था, अब जो है उसको एप्लीकेशन की हेल्प से कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो है TV में कुछ ऐसे प्रोग्राम कर दिए जाएंगे जिससे जो है जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। बहुत सारे मॉड्यूल लेके आने का प्रयास किया जाएगा, ओके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन प्रपोज्ड, IITI, ये जो है इसकी स्थापना की जाएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये जो है एक इस नाम का एक इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा, जो काम क्या करेगा, टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस टू बी इंटीग्रेटेड विथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन एट एवरी लेवल, ओके। ये जो है हर लेवल पर जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको कनेक्ट करने का प्रयास करेगा, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज द सेटिंग अप टू एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन while also laying significant emphasis on संस्कृत एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। संस्कृत को अब जो है, संस्कृत भाषा को अब यहाँ पर महत्व मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत भाषा को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भाषा का दर्जा जो है यहाँ पे मिलने लगेगा। चलिए, ये इसका सारांश है, तो इसमें कुछ है नहीं, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने इतना पेशेंसली जो है इसको देखा और सुना, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए शायद ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। कल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जो है अभी आपको रात में हम मैसेज कर, मतलब जल्दी ही आपके साथ कन्वे करेंगे। जो पेड बैच में उनके लिए जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें तो हम कन्वे कर ही देंगे। आपके साथ एक जो है छोटी सी चर्चा हमने रखी है, जिसमें हम आपको वो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि आपको माइनस मार्किंग है कि नहीं है, कैसे आपको पेपर करना है, कैसे जो है उनको समझना है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यूट्यूब में ही आएंगे, मान करके चलिए कि 8 बजे, 7:30 से 8 या 8:15 के आसपास जो है टाइम रखेंगे हम। आप एक बार चैनल चेक कर लीजिएगा,
ठीक है। एक्चुअली जो है अभी और सारी क्लासेस हैं, उनको लेने के बाद ही हम जो है तय कर पाएंगे कि कब हम फ्री हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, वो सारे काम निपटाने के बाद तो हम उसको जो है देख करके हम आपको 8 बजे, हम मान करिए हाँ 8 बजे हम आपके साथ मिलेंगे, और 8 बजे हम आपका जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चाहे आप ऑफलाइन में देख रहे हो चाहे ऑनलाइन में। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड एजुकेशन या कोई भी एग्ज़ाम आप टीचिंग कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपसे अछूती नहीं रहेगी। ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।